हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपीएसआई की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, इसमें आज का जो सेट है, सेट नंबर 19 है। इसके पहले मैंने 18 सेट करा दिया है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज PYQs भी कराया है और 17 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको भी मैंने कराया है। तो शुरू करते हैं और लेते हैं आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो करा कि m तथा n के किन मानों के लिए 7m5285n 8 तथा 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे एक संख्या दे रखी है 7m, मतलब m एक वेरिएबल है, ठीक है, और n एक वेरिएबल है। तो अगर 8 और 9 से विभाजित है तो इसका मतलब ये कहेगा कि जो संख्या होगी n, सबसे पहले हम 8 का डिविडेंड ये कहता है कि आखिरी के 3 अंक, तो यहाँ पे 9 से नहीं चेक करेंगे। तो हम देखेंगे कि 8 एकम 8, 5 के बाद कौन सा पहाड़ा पढ़ूं मैं 8 का कि कट जाए, तो 8 से 56 होता है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू अगर मैं 6 रख दूं, हालांकि ऑप्शन में भी दे रखा है कि 5 3 3 6 9 6 6 6, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अब n की वैल्यू अगर मैंने 6 रख दिया तो हम चेक करेंगे कि 9 से ये नंबर m की किस वैल्यू पे ये नंबर 9 से कटेगा। तो मुझे ये पता है कि 7 और 2 क्या करेंगे, 9 कर लेंगे, ठीक है। 5 5 10 8 18 हो जाएगा। इसका मतलब m की वैल्यू 6 3 9, अगर m की वैल्यू मैं 3 कर दूं तो इसका मतलब ये नंबर जो है ना वो 8 और 9 दोनों से कट जाएगा पूर्णतः। इसका मतलब है कि यहाँ पे m की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई, और n की वैल्यू कितना मिली, 6 मिल गई। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। 3 2 अंकों की संख्या है, क्या है बेटा 3, यहाँ पे सवाल में देखिए कि 3 2 अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या है क्रमशः कौन कौन सी है, जो 27 42 57, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों संख्याओं को विभाजित करने पर क्रमशः 10 8 और शेष बचता है। तो आप ऑप्शन से जाइए और डायरेक्ट देख लीजिए। सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए 10। इसका मतलब है कि 17 से डिवाइड करोगे, 17 एकम 17 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्या इस नंबर को 17 दूनी 34, 6 2 8 आ जाएगा, और 17 3 51 6 57 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बेटा क्या कह रहा है कि किसी टंकी को पूरा भरने के लिए 27 बाल्टी पानी की आवश्यकता है, ठीक है ना, लेकिन बाल्टी की क्षमता नहीं पता है। यदि बाल्टी की क्षमता को उसकी वर्तमान क्षमता से 3/4 तक कम कर दिया जाए, है ना, तो इसी टंकी को पूरा भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। तो अगर मैं कह दूं कि n बाल्टियों की आवश्यकता होगी, जो बड़ी बाल्टी है अगर 27 बाल्टी भरेंगे, इसका मतलब बाल्टी की क्षमता अगर मैं x मान लूं, तो टंकी 27 गुणे x, एक बाल्टी है जिसकी क्षमता कितनी है, एक बाल्टी है ना, एक बाल्टी है जिसकी क्षमता कितनी है, x लीटर है। 27 बाल्टी ऐसे भरे तो क्या होगी, टंकी भर जाएगी। लेकिन उसने ये कहा है कि अगर उस वर्तमान में जो इसकी जो बाल्टी की क्षमता है ना, उसको कितना, बाल्टी की क्षमता को वर्तमान क्षमता से 3/4 तक कम कर दिया जाए। इसका मतलब है कि 3x/4 कर दिया जाए, ठीक है, 3x/4 कर दिया जाए और n बाल्टी ले लिया जाए, मतलब कि n टाइम लिया जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, टंकी पूरा भरने में कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। तो हमने कहा n की होगी, बस हमें n की वैल्यू निकालना है। तो 3 9 27 और 9 चौक कितना हो जाएगा बेटा, 36 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितना हो गई, 36। इसका मतलब है कि अगर जो वर्तमान में बाल्टी है उसको 3/4 कम कर दिया जाए तो n मतलब कहने का कि 36 बाल्टियों की आवश्यकता होगी, तो टंकी फिर से पूर्णतया भर जाएगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। बेटा सवाल की लैंग्वेज समझना जरूरी होता है, पीछे वाले सवाल में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, फिर भी आराम से आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को बहुत सावधानी से करने की जरूरत होती है, पर आपके पास इतना टाइम होता नहीं है, ठीक है ना, और आप लगातार आप करते रहेंगे तो अभ्यास से ही सब कुछ चीजें आ जाती है। अगर ये आपको लगता है कि आपने 5 बार सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है, नहीं 5 नहीं, मैं कहता हूं कि आपने 10 बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस 5 बार किया, मैं कहता हूं आप फिर भी पूरे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। अगर आपने सिलेबस 2 बार कंप्लीट किया और प्रैक्टिस किया आपने 10 बार, तो गारंटी है कि आपके सवाल बन जाएंगे सारे, मतलब पूरे पूरे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहीं पे मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो ध्यान देना, इसका मतलब प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर देना है। वो कोई भी हो, मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 35 लिखा ही है, ठीक,
और प्लस 5 गुणे 9 लिखा है, तो 5 गुणे 9 से 3 त्रिक 9, 3 पचे 15 हो जाएगा। अरे भाई 9 पचे 45 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, और प्लस क्या है 6 है। ठीक, इसका मतलब ऊपर की जो वैल्यू आ गई ये 35 15 50 हो गया, 35 5 40 50, 50 6 56, कितना आ गया 56 आ गया। अब आप नीचे वाला सॉल्व कर लो, फिर करो आराम से। 3 गुणे 6 2 8, क्या करूंगा माइनस का 8/3 है बेटा, ठीक, प्लस 3 चौक 12 1 13/4 है, 13/4 है। इसको मैं 2 से क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो 12 एलसीएम ले लूंगा, क्या करूंगा 12 एलसीएम ले लूंगा, ये डिवाइड बाई 2 है, ध्यान देना। तो यहां पे 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा, माइनस का 32, और यहाँ पे 13 3 39, प्लस क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 32 7 बटे क्या होगा बेटा 12 हो गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहीं पे आ जाएगा, ये नीचे आपका, ठीक है ना, क्योंकि इसने क्या कहा है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या आया, मतलब कहने का कि ये वाला जो पोर्शन आपने सॉल्व किया इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7/12 आ गई। ठीक है, आगे इधर लिख देता हूं, तो मतलब कहने का है ये क्या आया 56 आया, नीचे क्या आया 7/12 डिवाइड बाई 2, और क्या लिखा हुआ है कि डिवाइड बाई 12, ध्यान से समझना। अब मैं ये कहता हूं कि ये 56 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। यहां पे देखना ध्यान से 7/12 लिखा है, 7/12 है तो 12 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 12 कहां जाएगा ऊपर चला जाएगा। अगर नहीं ले जा रहे हो आप तो मेरी बात ध्यान समझो, इस 7/12 को जब यहाँ से 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 कहाँ रहेगा यहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर ये पूरा पूरा क्या है, एक स्टेप और लिखता हूँ इसको ऐसे, 7/12 डिवाइड बाई 2 लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो आपको पता 2 कहाँ रहेगा यहीं आ जाएगा, तो इस बात को मैं इरेज करके ऐसे लिख देता हूँ कि कहने का मतलब ये होगा बेटा ये 2 आपका यहीं पे रहेगा, और 12 दुनाई अब यहाँ पे क्या है ये डिवाइड है 12 से, तो 12 दुनाई ऊपर 24 ऊपर चला जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से 56 गुणे 12 गुणे 2 ऊपर चला गया, आप कहेंगे यस सर, और 7 गुणे क्या हो जाएगा 12, 12 से 12 कट गया, 7 अठे 56, तो 8 दुनाई कितना आया 16 आ गया, 8 दुनाई 16 आ गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 8 2 16 आएगा, क्लियर है बात। आगे चलते हैं बेटा, मतलब कहने का है कि सिंप्लीफिकेशन के सवालों को आसानी से करने की जरूरत होती है, एक साथ मत करो। मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया तो मुझे पता चल गया कि कितना आ गया 56 आ जाएगा, इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया 7/12 आ गया, 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है कि ऊपर चला जाएगा, मैंने लिख दिया है डिवाइड बाय 12 ये नीचे रहेगा। मतलब कहने का है कि ये 12 गुणे 2 ऊपर चला गया और ये 7 है, और फिर 12 नीचे आ जाएगा, 12 से 12 कट गया, 7 56 8 2 16 आ जाएगा, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:6:8 है, ऐसा उसने क्वेश्चन में कहा है कि 5:6:8 है। यदि 20 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में बढ़ जाए तब अनुपात 7:8:10 में बदल जाता है, तब विद्यार्थियों की कुल संख्या में नए विद्यार्थियों से बढ़ने से पहले ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल समझ में आया, लगाइए मुझसे पहले, मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 3 संख्याएं हैं, किस अनुपात में 5:6:8 के अनुपात में है। कह रहा 20 की वृद्धि प्रत्येक, मतलब यदि 20 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में बढ़ जाए, मतलब 3 कक्षाएं हैं ना, अगर मैं कह दूं ए फिर कह दूं मैं बी सी, तो आप देखिए सब में 20-20 की चेंज हो रहा है, तो क्या सब में बराबर हो रहा है, 5 2 7 6 2 8 और 8 2 10। इसका मतलब ये हो गया कि जो 2 यूनिट की वैल्यू है वो कितना है बेटा 20 है, यही तो है। कह रहा है कि तब विद्यार्थियों की कुल संख्या नए विद्यार्थियों के बढ़ने से पहले ज्ञात कीजिए। तो नए से पहले जब बढ़े नहीं थे तो पहले कितने थे, तो 8 6 14 5 19, कितना है 19 है, तो 2 दहाम 20 और 19 दहाम कितना आ जाएगा 190 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इतना छोटा सा सवाल है, कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी और क्यू की वर्तमान आय का अनुपात 3:5 है। ये क्या है बेटा 3:5 है। 7 वर्ष बाद क्यू की आय 42 वर्ष हो जाएगी। 8 वर्ष बाद पी की आयु कितनी होगी। तो मैं 2 तरीके से सवाल कर सकता हूं। मैं तो ये कह सकता हूं कि जो नंबर लिखा है 8 वर्ष, कोई वर्तमान आय रही होगी, और वर्तमान आय किसकी पूछा पी की, तो वर्तमान अगर मैं कह दूं कि पी की आय अगर 3x है, इसकी क्या है 5x है, बात मेरी ध्यान समझना। तो मैं पूछा है कि यदि 8 वर्ष बाद पी की आयु कितनी होगी, यही आंसर आया होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो कि 3x प्लस
किस फॉर्म में लिखूं कि आपका 8 हो जाए, तो आप कहेंगे यहाँ पे सर लिखेंगे 31। क्या लिखेंगे, मतलब 8 लिख दीजिए। अरे 3 1 31, पहले इतनी थी 3x प्लस 8 बढ़ गई, तो क्या ये नंबर 3 का मल्टीपल बन रहा है क्या? 3x वैल्यू मतलब लिखेंगे आप क्या 31। 31 3 का मल्टीपल है क्या? नहीं है, ध्यान समझना। यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 19 प्लस 8, तो क्या ये 3 का मल्टीपल है क्या? नहीं है, ठीक है ना, मेरी बात समझना। यहाँ पे क्या लिखूंगा 21 प्लस 8, क्या ये 3 का मल्टीपल है? आप कहेंगे यस सर है, 3 से 21 है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये नहीं है, 4 और 4 8 मतलब कितना हो जाएगा, 26 प्लस 8 करेंगे तो क्या यह 3x प्लस 8 क्या 3 का मल्टीपल है? नहीं है, तो मैंने ऑप्शन से ही बना दिया। अब आपको मैं तरीके से बताता हूं, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि पी और क्यू की वर्तमान आय क्या है बेटा, वर्तमान आय जो है वो 3:5 है। ठीक है, 7 वर्ष बाद तो मैं कहता हूं कि अगर 3x कह दूं और मैं 5x कह दूं, ठीक है ना, 7 वर्ष बाद तो 5x प्लस 7, तो क्यू की जो ये क्यू की आय है, क्यू की आय कितनी 5x प्लस 7 कर दिया, 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। ठीक है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 35 होगा, अरे 5x बराबर यहां पे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो 5 सते 35। आप आराम से कह सकते हैं कि ये कितना था, तो ये कहेंगे आप 7 पचे 35 और 7 त्रिक 21, कितना होगा बेटा 7 त्रिक 21 और 7 पचे 35। इसका मतलब P की वर्तमान आय 21 थी और Q की वर्तमान आय कितनी थी 35 थी। कह रहा है कि 8 वर्ष बाद P की आय कितनी होगी, तो आप इसमें 8 जोड़ दो तो 21 8 क्या हो जाएगा 29 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप चाहे तो डायरेक्ट कर लेते ऑप्शन से, चाहे ऐसे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे चलते हैं सवाल की तरफ। कह रहा है एक वस्तु को 1584 में, एक वस्तु को 1584 में, एक वस्तु को 1584 रुपए को 12% हान, एक वस्तु को 1584 रुपए बेचने पर 12% की हान पर बेचा जाता है। एक वस्तु 1584 रुपए को, अच्छा ठीक है चलो हटा देता हूं, तो यहां पे क्या कह रहा है बेटा, ऐसा कह रहा है कि एक वस्तु को 1584 रुपए बेचने पर 12% की हान पर बेचा जाता है। ठीक है ना, यदि इसे 2070 का बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब वस्तु 1584 रुपए में बेची गई, ध्यान से समझना, 1584 में बेची गई तो 12% का हान हो गया, इसका मतलब 88% में बेची गई। ठीक है, 2000 अगर 70 में बेची जाए, 2070 में बेची जाए तो प्रॉफिट लाभ प्रतिशत क्या होगा ये मुझे बताना है। 8 1 9, ये भी 11 का मल्टीपल है, 11 कम 11, ठीक, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 8 88 है ना, और 18 8 क्या होता है बेटा 144 होता है। ठीक है ना, यहां पे बात करेंगे तो 18 1 कम 18, ठीक है ना, 18 1 कम 18, 2 20 27, 18 1 कम 18 और 9 18 पंचे 90, मतलब कहने का है कि 115% की वस्तु जाएगी। अगर 1584 रुपये बेचा गया, 12% हान हुआ, अगर उसी वस्तु को 2070 में बेचा जाएगा तो 115% बिकेगी। इसका मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर 15 ज़्यादा है, तो 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3400 है, उसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2720 है, तो छूट प्रतिशत क्या है। बहुत आसान सवाल है मेरे लिए। आप क्या करो कि कुछ मत करो, आप एमआरपी और एसपी का रेशियो ले लो। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर 3400 है और कितना है 2720 है, इन दोनों को जीरो को कट करूंगा। 340 की चीज 270 में 72 में बेची गई। आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो यहीं तो बात बन जाएगी। ठीक है ना, 40 इधर हो गया और 28 इधर हो गया, 40 20 60 और 68, इसका मतलब है 68 का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है ना, कितने पे 34 पे, मतलब कि 340 पे। परसेंट में निकालेंगे तो ये कटेगा, और 34 दूना 68, तो 10 दूना ही कितना बनेगा 20% आ जाएगी। इसका मतलब है उसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप चाहते तो और सिंप्लीफाई कर सकते थे पर जरूरत नहीं थी। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, ध्यान समझना, एक साथ मिलकर वे 8 महीने में कार्य को पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए ए बी और सी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सी के बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बताया गया, मतलब कि इस जो
एक किसी कार्य को, एक नहीं एक किसी कार्य को बेटा होगा, यहाँ पे भी मिस्टेक है, एक किसी कार्य को पूरा करने में बी और सी की तुलना में कितना समय अधिक लेता है, तो मैं यहीं पे लिखूंगा बेटा ए। कौन है? ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। आराम से सवाल मेरा बन जाएगा। देखो अगर मैंने यहीं पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी, यहाँ पे सी, तो इनसे 2 लेता है, 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, इसका मतलब 6 है, इनसे 2 गुना और इनसे 3 गुना समय लेता है। ये टाइम का अनुपात है, तो जो इनकी इफिशियंसी का जो अनुपात होगा वो उल्टा होगा, याद रखना। तो 6 3 2 का एलसीएम 18 होगा, तो 6 त्रिक 18, 3 छक 18 और 2 9 18, ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर 8 महीने में कार्य को पूरा करते हैं। 8 महीने में पूरा कार्य करते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे एक एक महीने की बात की गई। दिन लिखा होता तो दिन करते, तो मैं कहूँगा 9 6 15 3 18, 18 8 कितना होता है, 18 8 144। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो टोटल काम है वो कितना है बेटा, 144 है। आगे देखो, कार्य को पूरा करने के लिए क्रमशः ए बी और सी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कार्य को पूरा करने के लिए अब 144 काम है, टोटल कितना है, 144 काम है। तो 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है कि भाई ए की क्षमता कितनी है, 144 काम करना। अगर ए करेगा तो 3 चौक 12 और 3 8 24, इसका मतलब है 48 आंसर आएगा। तो एक ही ऑप्शन में 48 है, तो आप कहेंगे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको काम करना पड़ेगा एग्जाम में। भाई आप देखिए सारे नंबर अलग अलग थे, क्या है, अलग अलग है। वैसे भी देखो आप 48 3 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 24 छक्का 144 हो जाएगा और 16 नविया 144 हो जाएगा। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कार्य करने में सक्षम है। बी और सी मिलकर 4 दिन में कार्य करते हैं। सी अकेला शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ए बी और सी मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? तो देखो एक निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो मेरी बात ध्यान दें, लेकिन उनकी क्षमता का अनुपात क्या दिया है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। 25% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब ए की जो क्षमता है ना वो कितनी है बेटा, वो 4 है। तो बी कितना काम करेगा, 25 अधिक। इसका मतलब है कि बी की क्षमता जो है 5 है। अब ये भी कह रहा है कि ए अगर काम करे तो 15 दिन में कर देगा। तो मुझे तो पता चल गया ना कि ए की क्षमता 4 है और 15 दिन में किसी काम करता है, तो कोई काम करता है, तो मैं ये कहूँगा कि जो कुल काम है ना वो कितना होगा, 4 गुणे 15। इसका मतलब है कि टोटल काम जो है वो 60 काम है। ठीक है ना। बी और सी मिलकर 4 दिन में कार्य करते हैं। क्या? बी और सी मिलकर 4 दिन में कार्य करते हैं, ध्यान से समझना। और सी अकेला शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब ये है, हाँ, तो अब यहां से आप बता सकते हो कि बी और सी मिलकर 4 दिन में कार्य करते हैं और सी अकेला शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ए बी और सी मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कुल काम कितना है, 60 है। बी कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 4 दिन। सी की क्षमता भी नहीं पता है, यहां पे सी की बजाय क्या होना चाहिए बेटा, यहां पे ए होना चाहिए। ठीक है ना। क्या होगा कि बी, ए और बी कह दो, क्या ए और बी मिलकर 4 दिन काम करते हैं? ठीक है, तो बी और मिलकर 4 दिन काम करते हैं। आप मुझे बताओ कि अगर दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो आप कहेंगे सर 9 काम करते हैं। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो 9 चौक 36 काम कर देंगे। इसका मतलब है कि 60 में से 36 काम हो गया, तो बचा कितना, 24 काम। यही क्या है, यही शेष काम है, ध्यान से समझना। इसी शेष काम को कह रहा है कि सी अकेला शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब ये हो गया कि 8 दिन में पूरा करेगा। तो सी की जो क्षमता है ना, 3 काम प्रतिदिन, 3 काम प्रतिदिन जो आ गया, ये बेटा क्या है, ये सी की क्षमता है। क्या है, सी की क्षमता है। अगर सी की क्षमता कितनी है, 3 आ गई, तो अब यहां पे आराम से आप लिख सकते हो कि ए 4 काम करता है, बी 5 काम करता है, तो सी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ठीक, कह रहा ए बी और सी मिलकर समान कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे? तो देखो 5 4 9 3 12 और टोटल काम है कितना, टोटल काम है कितना, 60 है। तो 12 काम करते हैं एक दिन में, तो 12 पंचे 60, तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में खत्म कर देंगे। बताओ भाई, ठीक है ना, क्लियर है बात यहां तक? चलो, एक निश्चित राशि 2 वर्ष के बाद 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर 13,650 हो जाती है, साधारण ब्याज पर। इसका मतलब है कि 15% की दर से 2 वर्ष का 30% हो जाएगा।
क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है। फिर आगे कह रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो समान ब्याज दर पर 1 वर्ष के बाद उसी राशि की राशि क्या होगी, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है, आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई प्रिंसिपल था 15% की दर से 2 वर्ष में 13,650 हो गया, इसका मतलब है कि 130% की वैल्यू जो है ना वो कितनी आ गई, 13,650 हो गई। अरे भाई अगर टाइम 2 ईयर है, ध्यान देना, और रेट अगर 15% है तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 30% आएगा कि नहीं आएगा, और अमाउंट क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर 130% होगा। ये अमाउंट ही तो लिखा गया है। इसका मतलब जो कोई प्रिंसिपल होता है अपने आप में वो 100% होता है, तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम तो कहेंगे कि 13 कम 13 0, 13 5 65। तो मैं कह सकता हूँ कि जो प्रिंसिपल है ना वो 10,500 है। बस सवाल हमारा यहीं पे खत्म हो गया। आगे क्या कह रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक कर दिया जाए, ठीक है, तो 1 वर्ष बाद अगर 12 मंथ का ब्याज 15% है तो 6 महीने का 7.5% हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए सब्सिडी लगाएंगे तो 7.5 प्लस 7.5 15, ठीक है ना, 15 समथिंग बनेगा। आप मुझे बताइए कि 10,500 का 100 प्रिंसिपल है तो 100% की वैल्यू है। अगर 100% की वैल्यू 10,500 है तो 10% की वैल्यू 1,050 होगा। उसका आधा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 525 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप मुझे बताइए कि 10% की वैल्यू, देखो 1,000 कितना है, 50 है, और 5% की वैल्यू जो होगी वो 525 बन जाएगी। इसका मतलब है कि 1,575 रुपये ब्याज, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा। तो ऑप्शन दूर दूर है, यहाँ से हम बना लेंगे। इसका मतलब है कि 1575 हम ऐड करेंगे तो ये 7, ये 5, 5 5 10 के शून्य हासिल 1 1 1 2, 1200 मतलब 12,075। चूंकि इससे बड़ा आंसर आएगा, वो ऑप्शन इतना दूर था कि देखने पर पता चल गया कि 12,137। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर मैं कैसे जानूं? देखो भाई, यहाँ पे ये कह रहा है ना कि रेट आपका 15% पर एनम है। देखो ध्यान से, अब समझा देता हूँ, ठीक है ना। 15% पर एनम है, टाइम आपका 1 ईयर का है, लेकिन क्या है, जो ब्याज है ना हाफ ईयरली कंपाउंडेड किया गया है। इसका मतलब हर 6 महीने पे वो ब्याज आपको देना पड़ रहा है, हर 6 मंथ पे ब्याज देना पड़ रहा है। तो मैं कहूँगा कि 7.5% और 7.5%। बताओ ठीक है ना? तो 7.5 का सब्सिट्यूट ले लेंगे आप, तो यही तो कहेंगे कि 7.5, क्या कहेंगे, 7.5 प्लस 7.5, ये तो 15 बन जाएगा। तो 7.5 इंटू 7.5, मेरी बात ध्यान समझना, अपॉन 100, बहुत आसान है। तो ये तो हो गया कितना, 15% हो गया। और ये दोनों जीरो हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ लगा देंगे, और ये कितना हो जाएगा, 25 और 7 8 56। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? तो 15 दशमलव क्या हो गया, 5 6 2 5, 15.5 से जस्ट ज़्यादा हो गया। तो मैंने 15% की वैल्यू निकाल लिया, तो मुझे पता चल गया कि 12,075 है, तो जस्ट इससे बड़ा आंसर होगा, इसलिए मैंने 12,134 बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि एक 240 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, ठीक है ना। एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है, तो 372 मीटर लंबी सुरंग को समान गति से पार करने में उसे कितना सेकंड या समय लगेगा? आपसे ऐसा पूछा है। समय मतलब जो है सेकंड में आपको बताना है। तो ध्यान देना कि जब ट्रेन और कोई ऑब्जेक्ट हो जाए, तो जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रेटिव स्पीड क्या होगी, उनका डिफरेंस लिया जाएगा। लेकिन जब ट्रेन और किसी पोल किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी, सिर्फ अपनी लंबाई क्रॉस करेगी, लेकिन 372 मीटर जब लंबी सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई 240 मीटर प्लस 372 मीटर दोनों लंबाई को पार करेगी। तो अगर मुझे क्वेश्चन में ट्रेन की चाल पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो पता चल गया, 240 और 372 वो दूरी क्रॉस करेगी। तो मैं ये कहता हूं कि जो आदमी की चाल है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, तो 6 को मैं क्या करूंगा, 5/18 लिख दूंगा। तो आप यहाँ कहेंगे 6 3 18, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड आ गए। किसकी चाल हुई? आदमी की चाल हुई। किसकी चाल हुई? आदमी की चाल। लेकिन यहीं पे हम कहेंगे, मान लेंगे कि माना जो ट्रेन की चाल है ना, माना जो ट्रेन की चाल है वो क्या है, x मीटर प्रति सेकेंड है। तो आपको पता है कि जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी 240 प्लस इज इक्वल टू क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड चूंकि ट्रेन ने क्रॉस किया तो x माइनस 5/3 इंटू कितना टाइम लग रहा है, 9 लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कट करना चाहें तो कट कर देंगे, नहीं करेंगे। 240 बटे क्या आ जाएगा, 9 प्लस 5 बटे कितना आ जाएगा, 3 बराबर x के, ठीक है। ये 9 हो जाएगा, 3 बचे 15, तो कितना आ गया बेटा, 255
255/9 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इसकी चाल आई, आप जरा बताओ ये किसकी चाल आ गई? तो ये ट्रेन की चाल आ गई। किसकी चाल आ गई? माना ट्रेन की चाल x मीटर पर सेकंड है, तो 255/9 मीटर पर सेकंड है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? जब वो सुरंग को क्रॉस करेगी, हमें क्वेश्चन में यही चाहिए था, अभी बाकी चीजें तो थी। इसका मतलब है कि 240 मीटर प्लस 372 मीटर, ठीक है ना। और स्पीड टू टाइम, स्पीड कितना है? 255/9 गुणे टाइम, सेकंड में आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। ये 2 हो जाएगा, 7 4 11 के 1 3 2 5 1 6, ठीक है ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ये 255 तो रहेगा ही रहेगा, और इनटू क्या आ जाएगा 9 बराबर किसके? ठीक है, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? हाँ 5 5 10, तो ठीक है 5 5 10 2 12, ठीक है। 4 से कट करता हूं यहाँ पे, 4 से, तो 4 छंग 24, 5 5 10 2 12, 3 चौक 12, ठीक नहीं 3 से कटेगा, और 6 2 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 8 24 और 3 5 15। ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है ना। 3 9 6 0 और 3 चौक 12 हो गया। क्या 17 से कटेगा क्या? 17 एकम 17, 17 दूनी 34। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो, 17 5 85 और 17 एकम 17, 17 दूनी 34। तो यहाँ पे क्या मिल गया? 12 9 108। क्या हो गया बेटा? 108/5, जो आएगा सेकेंड में आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक, और 5 36, 21.6 सेकेंड आ जाएगा एग्जैक्ट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा निम्नलिखित तालिका 50 परिवारों का मासिक वेतन दर्शाती है, ठीक है। ये ऐसे सवाल आपके पेपर में समझ लीजिए, जब भी आपको दिखेगा तो ये समझ लीजिए बहुत आसान रहेगा। इसको देख के घबराना नहीं है, डेटा आसान होता है। निम्नलिखित तालिका का 50 परिवारों का मासिक वेतन दर्शाती है, ठीक है। ये तालिका जो दे रखी है, कह रहा है कि कितने परिवारों का मासिक वेतन 40,000 रुपए से कम है। ध्यान से देखो, इसका मतलब ये 25,000 से 30,000 जो इनका वेतन है उनकी संख्या कितनी? 6 है, लेकिन 30,000 काउंट नहीं होगा यहाँ पे, 29,999 होगा, मतलब 30,000 यहाँ काउंट होगा। अगर ये बात आप समझ जाएंगे तो आप इससे सवालों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे पूछा 40,000 रुपए से कम, इसका मतलब यहां से जब स्टार्ट हुआ ना 40,000 से है, 40,000 से कम पाने वाले जो परिवार हैं उनकी जो संख्या है, 40,000 से कम वेतन प्राप्त करने वाले परिवारों की जो संख्या है 12 8 20 21 और 21 6 कितना हो जाएगा? 27। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप इसको काउंट कर लेंगे तो 12 6 18 आ जाएगा, ऑप्शन में दे रखा है वो गलत है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति देखता है कि नदी पार किनारे पर लगे वृक्ष द्वारा आंतरिक कोण 60 डिग्री है जब वह किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है। देखो मान लीजिए कि एक ये नदी है, क्या है? ये नदी है, ठीक है ना, क्या है? नदी है। यहां एक व्यक्ति खड़ा है, 60 बनता है, जब किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है तो देखता है कि कोण 30 डिग्री है। नदी की चौड़ाई कितनी है? तो मैंने कहा कि अगर यहां खड़ा है, एक पेड़ लगा किनारे पे, ये नदी की चौड़ाई है, ध्यान देना नदी की चौड़ाई है। तो जब ये देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन इससे पीछे जाता है, कितना? 36 मीटर पीछे जाता है तो कोण कितना बन जाता है बेटा? 30 डिग्री का बन जाता है। ये कितना है? 36 है, ठीक। हमसे पूछा नदी की चौड़ाई कितनी है, तो मुझे मतलब कहने का कि ये वाली वैल्यू निकालना है। कितना निकालना? ये वाली वैल्यू निकालना है। और आपको पता है कि जब भी ऐसा फिगर आता है तो ये वैल्यू हम 1 यूनिट मानते हैं अपने साइड से। तो ये 60 है तो ये कितना बनेगा? ये √3 होगा। और 30 है, ये 30 है, 1 होगा। अब इसके यहां जाएंगे, इस वाले त्रिभुज से देखेंगे तो 30 के सामने √3 है, ठीक है ना। तो ये पूरा क्या बनेगा? ये 60 बन जाएगा। तो जो 60 के सामने होगा इसका √3 गुना होगा, इसका मतलब ये पूरा 3 है। तो 3 है तो इसका मतलब ये वाला जो बनेगा ये 1 है, तो ये क्या बन जाएगा? 2, ठीक। 2 यूनिट की वैल्यू 36 है। आपसे 1 ही यूनिट की वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा? 2 18 36। 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ गई, आपको यही निकालना था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है जरा। क्वेश्चन 15 की अगर बात करें तो कह रहा है उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात करें तो आप पहले तो बताओ कि 10 धाम 100 होगा। 3 सबसे छोटी जो 3 अंकीय संख्या कितनी है? वो 100 है। इससे छोटी 99 2 अंकों की संख्या बनती है। कह रहा है लेकिन 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जिन्हें 10 से विभाजित करने पर 5 शेषफल प्राप्त होता है। इसका मतलब जो पहला नंबर होगा, सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 999 है। मैं कहता हूं कि सबसे छोटी जो संख्या है
105 जिसे हम 3 अंकों की जिसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 शेषफल आएगा। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि 990 और 5 95, ठीक है ना। आगे 1000 जैसे लिखूंगा 4 अंक की संख्या बन जाएगी। इसका मतलब है कि जो ये 995 सबसे आखिरी संख्या है, 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है जिससे 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 शेषफल आएगा। इसका मतलब है कि एपी सीरीज बनती चली जाएगी। अगला सब टर्म क्या बनेगा, 115 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। हमें योगफल निकालना है। अगर हम ये कह दें कि लास्ट टर्म कितना दे रखा है 995, फर्स्ट टर्म कितना दिया है, तो क्योंकि एल एन इज इक्वल टू क्या होता है, लास्ट टर्म जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 105 प्लस एन माइनस, मुझे नहीं पता कितने टर्म है, एन माइनस वन इंटू डी, और डी की वैल्यू कितना है, सब में 10-10 का गैप है, ठीक है ना। यहां से घटाएंगे तो 0, ये 9 और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर एन माइनस वन इंटू 10, ये 0 कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितना आ जाएगी 90 आ जाएगी। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है। अब आपको n मिल गया, d मिल गया, सब कुछ मिल गया है। तो आप Sn इक्वल टू क्या लिखते हैं, n/2, n/2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 45 आ जाएगी। पहला टर्म कितना है 105 है, और लास्ट टर्म कितना है a प्लस एल कितना है 99995। सारा अगर डायरेक्ट में लगा देता, लेकिन यहाँ पे दिक्कत थी, तो मैं ये कह देता कि ये कितना हो जाएगा 45। और मेरी बात ध्यान सुनिए कि 5-5 मतलब ये जुड़ेगा तो 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1100। आप चाहते तो यही लिख देते, ये कह देते कि आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। हालांकि 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, ये 5 4 9 ये, सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा, आप कहेंगे 11 5 55, 11 चौक 44, 5 49, 49,500 आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पर आप इतना ना करो, ठीक है, आप सवाल पढ़ो, आपसे सम पूछा है तो आपको ये बात पता चल जाए कि फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है। ये वाला स्टेप आप स्किप करना चाहो तो कैसे करोगे, तो आप Sn इक्वल टू क्या लिखते हैं n/2 है ना, a प्लस एल लिखते हैं, मतलब कि लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपको पता है, n नहीं पता मुझे, n निकालने के लिए मैंने वो किया था, मैं n नहीं निकालता हूं। तो देखो मैं कैसे कहूंगा कि a प्लस एल, तो a प्लस जो कुछ भी होगा l, मतलब कहने का कि 105 प्लस 995, इसको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 1100 आएगा। और n बाई क्या है बेटा 2 है। आपको ये पता है कि जो कुछ भी आएगी वैल्यू, चूंकि ये तो कटेगा नहीं, अगर कट भी जाए 50 आ जाएगा। मैं कहता हूँ ये 50 आ जाएगा, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ कि n इंटू 11 गुणे 50 आ गया। मुझे इतना पता है कि जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में एक ही नंबर था जो 11 का मल्टीपल दिख रहा था, बाकी तो था नहीं, 5 5 10 ये भी नहीं था, है ना, 8 5 13 4 ये भी नहीं था, 7 2 ये भी नहीं था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आप ये ना करते, इतना स्टेप स्किप कर सकते थे। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा बेटा, आप लगातार प्रैक्टिस कर पाएंगे एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। फिर आप आते हुए उस समय आपका दिमाग नहीं काम करेगा। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपको लग रहा होगा सर उसको भी पढ़ाया है चैप्टर वाइज भी, फिर 17 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ये भी कम है आपके लिए, विश्वास मानिए कि ये भी आपके लिए कम है, ठीक है। आगे चलते हैं। 114 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 266 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 समबाहु त्रिभुज हैं। अधिकतम किस माप के पैमाने से इन्हें ठीक ठीक मापा जा सकता है, ठीक है ना। अधिकतम किस माप के पैमाने से इन्हें ठीक ठीक मापा जा सकता है, इसका मतलब है कि 4 समबाहु त्रिभुज हैं भुजा वाले, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि इनका क्या निकालना है, मुझे HCF निकालना है। कौन सा वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन सभी संख्याओं को क्या करेगा, कट करेगा। तो आप मुझे बताइए 76 के पहाड़े में ये तो आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं बनेगा। 57 के पहाड़े में 76 ही नहीं आएगा। 38 के पहाड़े में 38 गुना 76 और 38 दिया 114, और 7 करेंगे 7 56 के 7 21, हाँ ये भी हो जाएगा 266, है ना, और 4 बार जाएगा, भी जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप कहेंगे सर 19 से भी कट रहा है, लेकिन बेटा मुझे HCF निकालना, तो हम बड़े नंबर पे फोकस करेंगे, आगे तो हम जाएंगे ही नहीं, इसीलिए तो मैंने 76 और 57 पहले चेक किया। अगर यहां से हो जाता तो मैं यहां भी ना आता, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कह रहा है कि 7,560 की एक धनराशि को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा जा सकता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 4,000, 3,000 और 260 कम कर दिया जाए तो उनके हिस्सों का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। बी के हिस्से की मूल धनराशि थी, ठीक है ना, बी के हिस्से की मूल धनराशि थी। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, 7,560 की एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जा सकता है, कैसे, यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 400, 500, 300, 260 रुपये कम कर दिया जाए। कम करने के बाद इतना हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि उनकी जो बाद में 4x, 2x और क्या हो गया 5x, अगर इनको जोड़ दूं सबको,
तो बराबर किसके हो जाएगा, उसके हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि 4x 2x और 5x, 5 4 9 2 11x। अगर 11x में हम क्या जोड़ दें, मैं कहता हूं कि 11x है, 11x में 4 3 7 2 960 जोड़ दूं तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये 7560 की हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर क्यों नहीं हो जाएगा, तो 11x की वैल्यू जब लिखेंगे 7560 में से 960 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 और 0 आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6 और ये 6 है ना। तो 11x की वैल्यू ये है, तो 11 6 क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो आप बताओ आया कि नहीं आया। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 600 आ गई। अगर x की वैल्यू 600 आ गई, हमसे पूछा है b के हिस्से की मूल धनराशि कितनी थी, है ना। तो जब निकालने के बाद 300 निकालने के बाद इसका मतलब है कि b का हिस्सा जो है 2x प्लस कितना है 300 है। तो 600 निकाला है, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो 1200 और प्लस कितना हो जाएगा 300, मूल धनराशि इतना थी 1500 रुपये। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे अगर 2x देखोगे तो 1200 दे रखा था, लेकिन ये कब मूल धनराशि थोड़ी ना है, मूल धनराशि तो ठीक कितनी 300 घटा के बताओगे। मतलब कहने का ये है कि टोटल कुछ था, मतलब 2x प्लस 300 था, इसमें से 300 क्या किया निकाल दिया गया, तभी तो ये बची। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ में आया कि नहीं आया।